गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट 2024 का हमारे एग्ज़ाम के लिए हम आज टॉपिक पढ़ेंगे शैक्षिक विचारधाराएं। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमारा आएगा आदर्शवाद और प्राकृतिकवाद। हमारे शैक्षिक विचारधाराएं बहुत सारी हैं। आदर्शवाद और प्राकृतिकवाद को हम आज डिस्कस करेंगे, आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो हमारे वाद बचते हैं जैसे प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है ये आपका सुपर टेट, यूपी टेट और सी टेट तीनों एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है। इसमें हम आदर्शवाद और प्राकृतिकवाद में वादों के अर्थ, सिद्धांत, इनकी विशेषताएं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चन आ जाता है इनके समर्थक के लिए आ जाता है कि आदर्शवाद के समर्थक कौन थे, प्राकृतिकवाद के कौन थे, कौन नहीं थे। इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसको भी वीडियो पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आदर्शवाद। ओके, हमारा टॉपिक है शैक्षिक विचारधाराएं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में? एजुकेशन आइडियोलॉजीज। ठीक है, तो इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसी के अंदर हमारा टॉपिक है आदर्शवाद। क्या है हमारा टॉपिक? आदर्शवाद, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडियलिज्म। क्या बोलते हैं? आइडियलिज्म। ठीक है, तो आपका आइडियलिज्म आदर्शवाद के अंतर्गत आपका आता है, इसके अंतर्गत आता है आपका कि आदर्शवाद आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, कि आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण क्या है? आदर्शवाद। ओके, आदर्शवाद जो है वो आइडियलिज्म का क्या है? हिंदी रूपांतरण है, जो 2 शब्दों के योग से बना है। कितने शब्दों के योग से बना है? 2 शब्दों के योग से बना है। ठीक है, वो 2 शब्द कौन कौन से हैं? तो ये होता है आइडिया प्लस इज्म। तो आइडिया का जो मतलब होता है, जो आपका आइडिया है, इसका मतलब होता है आपका विचार। ठीक है, और जो इज्म होता है उसका मतलब होता है वाद। ओके, तो अर्थात वह दार्शनिक विचारधारा जो विचारों को ही केंद्रीय तत्व मानती हो, वो किसके अंतर्गत आता है? आपका आदर्शवाद मतलब आइडियलिज्म के अंतर्गत आता है। कि ऐसी विचारधाराएं, ऐसी दार्शनिक विचारधाराएं जो विचारों को ही केंद्र तत्व मानती हैं। ठीक है, आगे इसमें पॉइंट आता है आपका, आगे इसमें पॉइंट है आदर्शवाद में विचारों, आदर्शों, मूल्यों, प्रत्ययों पर अधिक बल देने के कारण इसे विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि जो आदर्शवाद है उसमें विचार होते हैं, आदर्श होते हैं, मूल्य, प्रत्यय पर अधिक बल देने के कारण, कि इन सभी चीज़ों पर तब ज़्यादा बल दिया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? विचारवाद या प्रत्ययवाद के नाम से भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? आदर्शवाद को। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि प्रत्ययवाद के नाम से किसको जाना जाता है? आदर्शवाद को, या आदर्शवाद को और कौन से नाम से जाना जाता है? विचारवाद, प्रत्ययवाद। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन सुपर टेट में आ सकता है। ठीक है, अब आपका जो आदर्शवाद है इसकी कुछ डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं। तो हमारी फर्स्ट परिभाषा है अरस्तु के अनुसार। किसके अनुसार? अरस्तु के। तो फर्स्ट है हमारी अरस्तु के अनुसार। अरस्तु क्या बोलते हैं हमारे शिक्षा के बारे में? कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक, बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाता है। कि जो शिक्षा का उद्देश्य, जो शिक्षा का एम होता है, लक्ष्य जो होता है, वो व्यक्ति को क्या बनाता है? नैतिक और बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाता है। ठीक है, अब आगे है इसमें व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों,
से अलकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक है। तो अरस्तू का ये कहना है कि व्यक्ति को ऐसे मूल्यों से अलकृत करना है कि जो मानवता के लिए बहुत ही आवश्यक हो, मानवता के लिए बहुत ही आवश्यक या ज़रूरी हो। ठीक है, यह धारणा ही आदर्शवाद का प्रतिरूप है कि जो ये सारी धारणा है यही आदर्शवाद का क्या है, प्रतिरूप है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट आती है परिभाषा। नेक्स्ट परिभाषा है आपकी, नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर, पहले पॉइंट देखो फिर आएगी नेक्स्ट परिभाषा आपकी। तो इसमें सेकंड पॉइंट है अरस्तू के अनुसार कि आदर्शवाद अनेक में एक तत्व के सिद्धांत का समर्थन करता है। जो हमारा सिद्धांत होता है वो एक तत्व भी होता है, बहुतत्वीय भी होता है, लेकिन जो आदर्शवाद होते हैं वो अनेक में एक तत्व के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि आदर्शवाद जो हैं वो कितने तत्व का समर्थन करते हैं, तो एक तत्व के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में कि आदर्शवाद व्यक्ति के उन्नयन पर बल देता है, कि जो आदर्शवाद है वो व्यक्ति के उन्नयन पर भी बल देता है। ओके, तो ये सभी किसने बताया था, ये सब अरस्तू ने बताया था। ठीक है, अरस्तू के द्वारा ये सभी बातें कही गई थी आदर्शवाद के लिए। ओके, अब नेक्स्ट आती है आपकी परिभाषा फ्रॉबेल के अनुसार। किसके अनुसार, फ्रॉबेल के अनुसार। ओके, तो फ्रॉबेल क्या बोलते हैं कि फ्रॉबेल कहते हैं कि शिक्षा मानव जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है, कि जो शिक्षा है वो मानव के जीवन के, मनुष्य की लाइफ की सतत का मतलब होता है निरंतर विकास की एक प्रक्रिया है, कि जो सतत विकास होता रहता है, जो भौतिक ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, फ्रॉबेल बोलते हैं कि जो शिक्षा है, हमारी जो एजुकेशन है, वो मानव के लाइफ की एक सतत विकास की प्रक्रिया है जो भौतिक ज्ञान प्रदान करती है और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाकर अंत में ईश्वर से ऐक्य स्थापित करती है। इन्होंने कहा है कि फ्रॉबेल ने कहा है कि जो शिक्षा है वो मानव के जीवन की क्या है, एक विकास की क्रिया हो गई, जो निरंतर विकास होता रहता है, जो भौतिक ज्ञान तो प्रदान करती ही है, इसके साथ साथ जो आपका आध्यात्मिक ज्ञान है की ओर ले जाती है और अंत में जाके कहाँ, ईश्वर से ऐक्य स्थापित कराती है। तो ये आपका किसने कहा है, ये फ्रॉबेल ने कहा है आदर्शवाद के बारे में। ठीक है, शिक्षा से संबंधित। अब आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, परिभाषा आती है जे.एस. रॉस के अनुसार। ठीक है, किसके अनुसार आती है, जे.एस. रॉस के अनुसार। तो ये क्या बोलते हैं आदर्शवाद के लिए, कि आदर्शवादी दर्शन अनेक हैं, कि जो आदर्शवादी जो दर्शन है वो बहुत सारे हैं, अनेक हैं, लेकिन परंतु इसका आधारभूत निचोड़ यह है कि जो इसका बेस, जो इसका निचोड़ है वो क्या है, कि विश्व का उत्पादन मन व आत्मा है, कि जो विश्व का, जो आपके वर्ल्ड का जो उत्पादन है वो क्या है, वो हमारा मन है और हमारी आत्मा है, तथा आध्यात्मिक स्वरूप ही वास्तविक सत्य है, कि जो आध्यात्मिक स्वरूप है वही वास्तविक क्या है, सत्य है, मतलब सत्य है। ठीक है, ये ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं जे.एस. रॉस। ओके, अब आपका इसमें आगे पॉइंट आता है, आगे इसमें आपका पॉइंट आता है कि आगे पॉइंट है आपका जे.एस. रॉस के अनुसार शिक्षा मानव को सरल बनाकर मानवता का पाठ पढ़ाती है। ठीक है, कि जो शिक्षा है वो मानव को किसका, सरल बनाकर, जो शिक्षा है वो मनुष्य को क्या करती है, सरल बनाती है। ठीक है, उसके बाद मानवता का पाठ पढ़ाती है और अच्छे कार्य की ओर उन्मुख करती है, मतलब अच्छे कार्य की ओर ले
जाती है। कौन? शिक्षा। तो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है, वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है मानव के लिए, क्योंकि ये मानव को क्या बना देती है? सरल बनाती है, और उसको मानवता का क्या करती है? पाठ पढ़ाती है, और अच्छे कार्य की तरफ ही उसको उन्मुख करती है कि हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। ठीक है, तो ये कौन बोलते हैं? ये बात बोलते हैं आपके जे.एस. रॉस, आदर्शवादी के अनुसार जो शिक्षा है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी कांट के अनुसार। ये सभी डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट है हमारी आदर्शवाद की। ठीक है, तो हमारा इसमें है कांट के अनुसार हमारी डेफिनेशन परिभाषा है कि इस जगत में सफलता प्राप्त करने की ही योग्यता की प्राप्ति ही शिक्षा नहीं है, अपितु मानवता, आदर्श व सामाजिक जीवन की तैयारी ही शिक्षा है। कांट के अनुसार, कांट बोलते हैं कि इस जगत में, जो हमारा ये जगत है, इसमें सफलता प्राप्त करने की योग्यता, हमारा हमने कोई सफलता प्राप्त करी, जो उसकी योग्यता की प्राप्ति है, वो ही शिक्षा नहीं है आपकी, अपितु मतलब इसके अलावा भी मानवता का जो आदर्श है, जो उसका सामाजिक जीवन है, जो उसकी सोशल लाइफ है की तैयारी भी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ये भी एक शिक्षा है। ठीक है, जो हमारी सोशल लाइफ की तैयारी है वो भी क्या है? हमारी क्या है? वो हमारी शिक्षा है। ठीक है, ऐसा कौन बोलते हैं? कांट के अनुसार। ओके, अब हमारी डेफिनेशन परिभाषा तो खत्म हुई। अब हमारा आता है आदर्शवाद के उद्देश्य। ये हमारा क्या है? नेक्स्ट पॉइंट। तो आदर्शवाद का हमारा उद्देश्य है, तो इसमें फर्स्ट उद्देश्य हमारा आता है, फर्स्ट उद्देश्य इसमें हमारा आता है मानव, फर्स्ट उद्देश्य है, एक सेकेंड, मानव जीवन का मकसद विचारों की असलियत को समझना और आत्मा का विकास करना है। कि मानव जो है, इनका उद्देश्य है कि मानव का जीवन जो है उसका मकसद क्या है? कि विचारों की जो असलियत है उसको समझना है और आत्मा का विकास करना है। ये किसका उद्देश्य है? आदर्शवाद का उद्देश्य है। ठीक है, अब हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है, सेकंड पॉइंट है हमारा उद्देश्य में, सेकंड पॉइंट है हमारा शिक्षा को बहुत अहमियत देनी चाहिए। तो ये इनका उद्देश्य है कि जो हमारी एजुकेशन है उसको बहुत अहमियत, इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। ओके, हमारा थर्ड पॉइंट है हमारा शिक्षा में शिक्षक को अहमियत देनी चाहिए। कि एजुकेशन में शिक्षक को, जो हमारे टीचर होते हैं, हमारे जो अध्यापक होते हैं, उनको हमें अहमियत देनी चाहिए, उनकी हमें सेल्फ रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ओके, तो ये भी इनका उद्देश्य के अंतर्गत आता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा बालक को शिक्षा देने का सबसे अच्छा तरीका सवाल जवाब और वाद विवाद है। ये बोलते हैं, इनका उद्देश्य यह भी है कि इनका उद्देश्य है कि बालक को शिक्षा देने का, कि बालक को बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं, तो जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो क्या होता है? सवाल जवाब करना। मतलब कि जो टीचर है, वो जो अध्यापक है, वो बच्चों के साथ क्या करे? सवाल जवाब करे, मतलब उनको क्वेश्चन करे, वो आंसर देंगे, या बच्चे क्वेश्चन करें तो टीचर आंसर देंगे। तो इससे क्या होता है? उन दोनों के बीच जो संबंध होता है वो मजबूत बनता है, और वाद विवाद के द्वारा शिक्षा दी जाए। इससे क्या होता है? बच्चे की हेजिटेशन ख़त्म होती है, वाद विवाद, और इससे क्या है? तुम्हें रुचि बनती है हमारी जो टॉपिक होता है, कोई भी हमारा विषय होता है उसके अंदर। ठीक है, तो यही इनका उद्देश्य है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है 5 पॉइंट है हमारा बालक में सत्यम शिवम सुंदरम
जैसे अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए, कि बालकों में क्या करना चाहिए, सत्यम शिवम सुंदरम जैसे अच्छे गुणों को विकसित करना चाहिए। तो यहाँ आपका सत्यम शिवम सुंदरम से तात्पर्य यह है कि हमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण वाली शिक्षा देनी चाहिए, जिससे हम उनके चरित्र का निर्माण कर सकें या उसका विकास कर सकें। ठीक है, अब हमारा इसके अंदर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको आप नोट कर लेना, इम्पोर्टेंट लिख भी लेना, कि समर्थक। समर्थक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1 नंबर का क्वेश्चन आ ही जाता है सुपर टैट में इसमें से। तो हमारे जो आदर्शवाद हैं, इसके समर्थक हमारे कौन कौन हैं, तो इसके हमारे समर्थक हैं महात्मा गांधी, सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, फ्रिटसे, हिंगल और स्पिनोजा। ठीक है, तो ये हमारे जो समर्थक हैं ये मोस्ट क्या है, इम्पोर्टेंट हैं। कैसे, किस तरीके से, इसमें से कैसे क्वेश्चन बन के आ जाता है, आपका क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको क्या करेंगे, 3 इसमें से वो दे देंगे नाम, जैसे महात्मा गांधी, सुकरात, हमें जैसे 3 नाम दे दिए, इसमें से 3 ऑप्शन दे दिए कि महात्मा गांधी, सुकरात, प्लूटो, और एक दे दिया रूसो। ठीक है, तो इसमें से पूछेंगे कि इनमें से, इन चारों में से कौन सा आदर्शवाद नहीं है, तो कौन सा नहीं है, रूसो नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाएगा, अलग से दे देंगे और जॉन डी भी दे देंगे, रूसो दे देंगे, और भी है, और भी आपके स्पेंसर जो है वो दे देंगे, उन सबको देके और एक दे देंगे अरस्तु, और पूछ लेंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आदर्शवाद है, तो आप बता दोगे कि अरस्तु है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से आता है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इनके समर्थक जो हैं इनको याद कर लेना और नोट करके लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ आपका आदर्शवाद जो है वो ख़त्म होता है। आदर्शवाद के बारे में हमने क्या पढ़ा था, इसका मीनिंग, अर्थ, परिभाषाएं और इसके उद्देश्य, समर्थक कौन कौन थे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा प्रकृतिवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा सेकेंड टॉपिक, प्रकृतिवाद, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरलिज्म। क्या बोलते हैं, नेचुरलिज्म। ठीक है, तो हमारा इसके अंतर्गत आता है कि सबसे पहले तो इसका मीनिंग। ठीक है, तो हमारा हम इसमें पढ़ेंगे प्रकृतिवाद शब्द नेचुरलिज्म का शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, जो प्रकृतिवाद शब्द है वो नेचुरलिज्म का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। ओके, जो 2 शब्द के योग से बनता है। ओके, जो आपका प्रकृतिवाद है वो 2 शब्दों से मिलकर बनता है। आपका फर्स्ट कौन सा शब्द है, नेचुरल, जिसको हम बोलते हैं प्रकृति। इज्म का मतलब होता है वाद, ये मैंने आपको पीछे आदर्शवाद में भी बताया था, इज्म का मीनिंग क्या होता है, वाद, और नेचुरल का मीन्स क्या होता है, प्रकृति। तो इसमें नेचुरल का अर्थ प्रकृति से संबंधित है और इज्म का अर्थ सिद्धांत से संबंधित है। ओके, तो इस तरीके से, इस प्रकार प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद है। ओके, तो आपका प्रकृतिवाद क्या है कि प्रकृति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन ही प्रकृतिवाद है। ओके, तो अब इसमें परिभाषाएं आती हैं इसकी। तो फर्स्ट परिभाषा है आपकी जेम्स वाट के अनुसार। किसके अनुसार, जेम्स वाट के अनुसार। ओके, तो परिभाषा है आपकी फर्स्ट जेम्स वाट के अनुसार। किसके अनुसार, जेम्स वाट के अनुसार। ओके, तो क्या है आपकी परिभाषा, प्रकृतिवाद वह सिद्धांत है जो ईश्वर प्रकृति को ईश्वर से पृथक करता है। कि प्रकृतिवाद कौन सा, कैसा सिद्धांत है कि जो ईश्वर प्रकृति को ही किससे अलग करता है, ईश्वर से अलग करता है। आगे इसमें आता है आत्मा को पदार्थ के अधीन करता है। जो आत्मा होती है हमारी, उसको पदार्थ के क्या करता है, अधीन करता है। ओके,
आगे आता है इसमें अपरिवर्तनीय नियमों को सर्वोच्चता प्रदान करता है, कि अपरिवर्तनीय नियम के जो परिवर्तनीय नहीं होते, अपरिवर्तनीय नियमों को क्या करता है, सर्वोच्च सबसे ऊंचा स्थान, ये सर्वोच्चता प्रदान करता है। कौन? प्रकृतिवाद। ठीक है, और ये किसके अनुसार है आपका? ये है आपका किसके अनुसार है? जेम्स वॉट के अनुसार। ओके, अब इसमें आगे आता है आपका, आगे है आपका इसमें कि शिक्षा वह साधन है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुरूप विकास करने व जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। जेम्स वॉट ने ये भी कहा है कि शिक्षा एजुकेशन एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को, जो व्यक्ति को उसकी प्रकृति के अनुरूप, कि जो तुम्हारी प्रकृति है उसी के अनुरूप उसको क्या करती है? विकसित करती है, विकसित करने में, और उसी प्रकृति के अंदर जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। ठीक है, कि प्रकृति के अनुरूप ही उसमें विकास करती है व्यक्ति में, और उसी में ही जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। ये कौन बोलता है? जेम्स वॉट के अनुसार ये परिभाषा है प्रकृतिवाद की। ठीक है, आगे है इसमें नेक्स्ट परिभाषा है रूसो के अनुसार, कि रूसो क्या कहते हैं आपके, जो आपके रूसो हैं वो क्या बोलते हैं आपके? रूसो कहते हैं सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर से स्फुट होती है, यह इसकी अंतर्निहित शक्तियों की अभिव्यक्ति है। कि रूसो बोलते हैं कि सच्ची शिक्षा वही है जो व्यक्ति के अंदर जो अंतर्निहित शक्ति जो है, जो भी मनुष्य के अंदर शक्तियां हैं उनकी अभिव्यक्ति करती है, उनको अभिव्यक्त करती है, वही सच्ची शिक्षा कहलाती है। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट परिभाषा है हमारी हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। किसके? हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार है हमारी, ये क्या कहते हैं कि शिक्षा से आशय अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन के साथ समन्वय स्थापित करना है। इन्होंने कहा है कि शिक्षा का आशय उन शक्तियों से है, ऐसी शक्तियों से है जो बाह्य जीवन, जो बाहर के जीवन के साथ क्या करती हैं? समन्वय स्थापित कर लेती हैं। ठीक है, तो ये किसने कहा है आपका? हर्बर्ट स्पेंसर ने। ओके, अब आपकी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है, नेक्स्ट हेडिंग है इसमें आपकी प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्र। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुपर टेट के लिए। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मैंने आदर्शवाद में बताया था कि समर्थक उसके, तो ऐसी प्रकृतिवादी में शिक्षा शास्त्र हैं जो कौन कौन से हैं आपके? ये हैं आपके रूसो, कांट, हब्स, बेकन, स्पेंसर, लेमार्क, ठीक है, हक्सले। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो मैंने बताया था ना इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके आगे आप क्या लिख लो? इम्पोर्टेंट लिख लो, इसको नोट करके भी लिख लेना। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 1 नंबर का क्वेश्चन तो लगता ही लगता है इसमें सुपर टेट में। सुपर टेट क्या, यूपी टेट में भी लग जाता है और सी टेट में भी। ओके, तो आपका नेक्स्ट है इसमें प्रकृति के शिक्षा के उद्देश्य। आपका नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, तो आपका क्या पॉइंट है, टॉपिक क्या है इसके अंदर? वही प्रकृतिवाद के शिक्षा के उद्देश्य। ओके, तो हमारा इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट? सुख की सुरक्षा का उद्देश्य। प्रकृतिवाद के उद्देश्य के अंतर्गत आता है सुख की सुरक्षा का उद्देश्य। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा वातावरण से अनुकूलन करने की क्षमता का उद्देश्य। ठीक है, जो हमारी वातावरण है, जो हमारा वातावरण होता है उससे अनुकूलन करने की क्षमता का उद्देश्य।
नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जीवन को संघर्ष योग्य बनाना। प्रकृतिवाद के शिक्षा के उद्देश्य के अंतर्गत आपका ये भी आता है कि जीवन को, लाइफ को संघर्ष के योग्य बनाना। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है व्यक्तित्व के स्वतंत्र विकास का, जो व्यक्तित्व है उसके स्वतंत्र विकास का। ठीक है। 5 है हमारा मूल प्रवृत्तियों का शोधन। ओके। 6 है हमारा शिक्षा में छात्रों को खोजपूर्ण सीखने पर बल दिया जाए। कि प्रकृतिवाद में कहते हैं कि जो शिक्षा है उसमें क्या करना चाहिए कि छात्र को, स्टूडेंट को खोजपूर्ण सीखने पर बल देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है आपका 7 पॉइंट है आपका कि छात्रों को समूह कार्य में शामिल किया जाता है। कि छात्रों को क्या करना चाहिए, जो समूह के कार्य हैं उनमें शामिल करना चाहिए, ये भी इसका उद्देश्य है। 8 है आपका छात्रों की ज़रूरत, रुचि और क्षमता का ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो छात्र की ज़रूरत होती हैं, उनकी रुचियाँ, मतलब उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उनकी क्षमता कितनी है, उन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है या ध्यान देना चाहिए, ये भी इसके उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा 9 में हमारा छात्रों को अच्छे शिक्षार्थी बनना सिखाया जाता है। कि जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनको और अच्छा शिक्षार्थी बनना सिखाया जाता है। 10 है आपका छात्रों को आंतरिक प्रेरणा से प्रेरित किया जाता है। कि स्टूडेंट को जो आंतरिक प्रेरणा होती है उससे क्या किया जाता है, प्रेरित किया जाता है। अब आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है, इसके अंदर प्रकृति के मुख्य सिद्धांत। क्या है आपकी हेडिंग, प्रकृति के मुख्य सिद्धांत, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कि संसार एक बड़ी मशीन है। क्या है, संसार एक बड़ी मशीन है। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है इसी में हमारा ज्ञान सत्य का आधार इंद्रियों का अनुभव है। ये जो ज्ञान है, सत्य का आधार क्या है हमारा, इंद्रियों का अनुभव है। कि जो हमारी इंद्रियां हैं, जो अनुभव करते हैं हम इंद्रियों के अनुभव से, वो ही हमारे ज्ञान का सत्य आधार है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें हमारा थर्ड, केवल विज्ञान ही ज्ञान देता है। इनका कहना है कि जो ज्ञान देता है वो केवल विज्ञान ही है। ओके। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होगी और उसी में विलीन हो जाती है। प्रकृतिवाद का कहना है कि प्रत्येक वस्तु, कोई भी वस्तु है, कोई भी क्या, प्रत्येक मीन्स XYZ कुछ भी है, वो क्या होता है, प्रकृति में ही तो उत्पन्न होता है और उसी में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है, मतलब कि उसी में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है 5 पॉइंट है हमारा समस्त ज्ञान का आधार जन्मजात प्रवृत्तियां एवं इंद्रियां हैं। कि जो समस्त ज्ञान होता है उसका जो आधार होता है, जो बेस होता है, आधार जो होता है वो क्या है, जन्मजात प्रवृत्तियां एवं इंद्रियां हैं। ठीक है। समस्त ज्ञान का आधार। ओके। तो यहाँ आपका जो प्रकृतिवाद है वो समाप्त होता है, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, हमने इसमें प्रकृति की डेफिनेशन, प्रकृति के सिद्धांत क्या कौन कौन से हैं, उद्देश्य कौन कौन से, इनकी डेफिनेशन अलग अलग शास्त्रों के अनुसार। ओके। तो ये यहाँ फिनिश हुआ आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम किसको, प्रयोजनवाद को डिस्कस करेंगे, प्रयोजन के बाद के बारे में पढ़ेंगे। और आज की जो क्लास है आदर्शवाद
और प्रकृतिवाद, इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। और जो कल हम पढ़ेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, उसमें प्रकृतिवाद से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं, तो इन तीनों वाद से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और प्रकृतिवाद को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, जो आपका सुपर टेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसको भी वीडियो पसंद आई हो वो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।